हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत होंगे, अपने घर में होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने माता पिता का ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा भूगोल का प्यारा सा चैप्टर नंबर 1, संसाधन एवं विकास। ये हमारा भूगोल का चैप्टर है और ये पेपर में इससे भी सवाल बनते हुए नज़र आते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है पेपर के संदर्भ में। तो इस वीडियो को बिना मिस करे हुए पूरे लास्ट तक ज़रूर देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात और, आपको ये सारे पॉइंट लिख लेने हैं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु संसाधन कहलाती है। तो हमारा पर्यावरण है, तो आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको बर्तन, आपके पास कॉपी, आपका फ़ोन, आपके कपड़े, ये सब एक संसाधन ही है। तो संसाधन के दो प्रकार होते हैं, जैव और अजैव। जैव संसाधन, इस संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, जैसे वनस्पति, पशु। जैव, जैव का मतलब होता है जीव और अजैव का मतलब होता है निर्जीव। तो जैव, जैसे वनस्पति ये एक जीव है, पशु ये एक जीव है। अब आप कहेंगे इनमें कौन सा संसाधन मिलता है। तो वनस्पति, जैसे हमें पेड़ की लकड़ी मिलती है जिससे हम टेबल मेज बनाते हैं, और पशु उनकी खाल वगैरह मिलती है जिससे हम बहुत आदि अनेक चीज़ बनाते हैं। तो ये संसाधन के प्रकार हैं। तो अब जैव संसाधन, इस संसाधनों की प्राप्ति जीवों से होती है, ये याद रखना। अब अजैव संसाधन, वह संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से प्राप्त होते हैं, जैसे चट्टान, धातु। अब धातु है तो आपको सोना मिलेगा। मान लो सोना एक धातु है, तो उसे हम पिघला के किसी और भी शेप में बदल सकते हैं। और चट्टान है तो चट्टान के अंदर हमें बहुत कुछ मिल सकता है। तो ये हमारा संसाधन के प्रकार है, जैव और अजैव। समय याप्त के आधार पर, यानी समय के आधार पर भी यह दो प्रकार के होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद फिर से पुनः स्थापित किया जा सके। नवीकरणीय संसाधन का दूसरा नाम नव्य संसाधन है। अब मैं बता दूं नवीकरणीय संसाधन कौन कौन से होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, क्योंकि सौर ऊर्जा है तो वो हमें एक बार लाइट नहीं, जब तक उस पर सनलाइट पड़ेगी तब तक वो हमें लाइट देगा, विद्युत देगा। और पवन ऊर्जा है तो वो भी जब जितनी बार हवा चलेगी, जितनी बार उसकी पवन चक्की घूमेगी, उतनी बार हमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हुई दिखाई देगी। तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनको भंडार में प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थान नहीं होता है। जैसे पेट्रोल, पेट्रोल है, आपने 100 रुपये का, मान लो आपने 100 रुपये का गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, फिर उसे चलाया तो वो पेट्रोल ख़त्म हो गया। तो क्या आप उसी पेट्रोल को दोबारा उपयोग में ला सकते हो। तो आप कहोगे हाँ, हम पेट्रोल टंकी पे भरवा के उसे उपयोग में ला सकते हैं। नहीं ला सकते, क्योंकि हमारा जो पेट्रोल है वो गैस यानी धुआं बन के उड़ गया। तो हम वहाँ पर जाएंगे पेट्रोल टंकी पे, तो वो हमें दोबारा पेट्रोल भरवाना का पैसा देना होगा। अब सौर ऊर्जा है तो वो नवीकरणीय संसाधन है, तो उसे आपने एक बार 12-13 हज़ार नहीं, जितने भी रुपए लगते हैं उसे एक बार ही स्थापित करते हैं, और उसके बाद आपको जब तक वो ख़राब नहीं होता तब तक आपको पूरी विद्युत लगातार देता रहता है, जब तक उस पर सनलाइट पड़ती है। लेकिन पेट्रोल है तो वो आपकी बाइक को 40 से 50 किलोमीटर तक ले जाएगी, फिर उसके बाद वो पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, तो आप उसको दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते।
फिर उसको कहीं ले जाने के लिए आपको फिर से उसमें पेट्रोल डलवाना पड़ेगा। अब एक और है, तो वह स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर देखो, ये हमारा अनवीकरणीय संसाधन है, तो ये आप नोट कर लेना। देखो मैं एक बार दिखा देता हूँ, तो ये आप स्पीक करके वीडियो नोट कर लेना। अब हमारा है स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर यह अनेक भागों में बटा हुआ है। तो आइए इसका पहला भाग पढ़ते हैं, व्यक्तिगत संसाधन। वैसे संसाधन जिस पर स्वामित्व निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, जैसे घर। तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब है वैसे संसाधन जिस पर निजी लोगों का अधिकार होता है। जैसे आपका फ़ोन है, उस पर सिर्फ आपका अधिकार है और आपके घर का अधिकार है। अगर कोई अनजान व्यक्ति उसे छूता है तो आप उसके कान पर मारोगे और कहोगे कि ये मेरा फ़ोन है, तुम इसे मुझसे बिना पूछे क्यों छू रहे हो। तो ऐसे संसाधन को हम व्यक्तिगत संसाधन में रखते हैं। अब सामुदायिक संसाधन, वैसे संसाधन जिस पर स्वामित्व समाज के पास होता है, जैसे चारागाह। अगर आप जैसे पशु पालते हैं तो आप उन्हें मैदान में चराने के लिए ले जाते हैं। तो जब वहाँ पर ले जाते हैं तो वहाँ पर केवल आप ही नहीं चराते हैं, अगर आप किसी को मना करते हैं तो शायद आपको डांट भी पड़ सकती है। तो वहाँ पर पूरे समाज का अधिकार होता है अपने पशुओं को चराने का। अब तीसरे प्रकार का है राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास होता है, जैसे भारतीय रेल। अब रेल है, रेल को हम ट्रेन भी कहते हैं। अब ट्रेन है तो ट्रेन में क्या वो आपकी ट्रेन है? नहीं। क्या वो आपके समुदाय की ट्रेन है? नहीं। तो वो राष्ट्र की ट्रेन है, मतलब उसमें देश का कोई भी नागरिक कहीं से भी आ जा सकता है। अब चौथे प्रकार का आता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, वैसे संसाधन जिनका नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा किया जाता है, जैसे समुद्र। अब समुद्र है तो समुद्र से आप हम अपने देश को भी फ़ायदा दिला सकते हैं और अन्य देश भी उसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो यह एक नीति बनाई गई है कि आप समुद्र का कितना भाग उपयोग कर सकते हैं। तो किसी भी देश की तट रेखा 2000 बोला 200 किलोमीटर तक के समुद्री क्षेत्र पर ही उस देश का नियंत्रण होता है। आपने कभी भी देखा होगा, सोचा होगा या नहीं होगा, इसका मैं नहीं बता सकता, बट देखा ज़रूर होगा कि हम जब भी अपना मैप दिखाते हैं तो उसमें आधा श्रीलंका भी दिखता है। तो क्यों दिखता है? क्योंकि जो हमारे तट रेखा है उससे 200 किलोमीटर तक, ये एक संस्था है उसने बताया है, क्योंकि ये अपना इलाका होता है, यहाँ तक ये हमारा होता है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। तो ये 200 किलोमीटर दूर तक भी हमें अपने सीमा से दिखाना पड़ता है अपने मैप में। तो इसीलिए हम बिना चाहे, मतलब हम ना चाहते हुए भी श्रीलंका को अपने मैप में दिखाते हैं। तो आपको समझ में आ गई होगी इतनी बातें। तो आइए आगे देखते हैं। तो आगे है विकास के स्तर के आधार पर, यानी विकास के आधार पर संभावी संसाधन, ये इसके भी कई प्रकार के संसाधन हैं। तो संभावी संसाधन और स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के संसाधन हैं जो आपको मैंने पढ़ा दिया। अब विकास के स्तर पर, तो पहला है संभावी संसाधन, किसी भी देश या क्षेत्र में कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिनका उपयोग वर्तमान में नहीं हो रहा है।
मतलब संभावित संसाधन ऐसे होते हैं जैसे सूर्य ऊर्जा है, उसका उपयोग बहुत कम हो रहा है, बहुत ही कम, मतलब नामात्र के बराबर ही हो रहा है। तो ये हमारा एक संभावित संसाधन भी हो जाएगा, क्योंकि आप कहीं भी देख रहे हैं, अब डैम है तो नदी है, हमारे देश में नदी बहुत है पर डैम आपको बहुत कम ही दिखेंगे, क्योंकि सरकार है वो पेट्रोलियम कोयला से बिजली बना रही है, तो सरकार इसका फ़ायदा नहीं उठा रही है, बल्कि सरकार को अच्छा खासा फ़ायदा उठाना चाहिए, बट सरकार इसका फ़ायदा नहीं उठा रही। तो आइए अगला देखते हैं। विकसित संसाधन, वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण हो चुका है और उनकी गुणवत्ता और मात्रा आधारित है। विकसित संसाधन, जैसे जो संसाधन विकसित हो चुके हैं, जैसे पेट्रोलियम है वो विकसित हो चुका है, और ऐसे आदि अनेक भी हैं। जैसे पेट्रोलियम है तो वो जो कार है, जो ट्रक हैं वगैरह, जो ट्रेन चलती है, सीएनजी, वो पेट्रोलियम से ही चलती है, तो ये विकसित हो चुके हैं। अब है भंडार। तो कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपलब्ध होते हुए, उपलब्ध तो होते हैं लेकिन उनके सही इस्तेमाल के लिए हमारे पास उचित टेक्नोलॉजी का अभाव होता है। ऐसे संसाधन भंडार कहलाते हैं। जैसे हमारे पास कोई संसाधन है लेकिन उसका उपयोग करने के लिए हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब आप सोचो कि हम बिना पैर चलाए कहीं पर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं, घर से उतर सकते हैं, चढ़ सकते हैं बिना पैर चलाए और बैठे बैठे, तो लेकिन ये संसाधन है तो इसकी टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है। जब इसकी टेक्नोलॉजी आएगी तो ये संसाधन एक भंडार संसाधन नहीं रहेगा। तो चौथा है इसका संचित कोष। उसके उपयोग के लिए टेक्नोलॉजी तो मौजूद है लेकिन अभी उसका सही ढंग से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो मैंने बताया था ना कि वो डैम का एग्जांपल दिया था कि सरकार, हमारे देश में नदी बहुत है बट उसका सही तरीके से उपयोग नहीं हो रहा है, उसके लिए टेक्नोलॉजी भी उपलब्ध है। डैम कैसे बनाया जाए, कैसे नहीं बनाया जाए, कितना मजबूत बनाया जाए, कितना मजबूत नहीं बनाया जाए, बट उसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा 4 प्रकार का। तो आइए आगे पढ़ते हैं। संचित कोष एक भंडार का हिस्सा है। जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान न पहुँचे और भविष्य की ज़रूरतों की अनदेखी न हो, ऐसे विकास को सतत पोषणीय विकास कहते हैं। मतलब पहले था तो हमारे देश में वन बहुत पाए जाते थे, बट उसे लोगों ने बहुत काटा। उन्हें पता लगा कि अब लकड़ियों का बहुत अच्छा उपयोग हो रहा है, तो उन्होंने वन को बहुत ज़्यादा मात्रा में काट दिया, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होने लग गया। हमारा मध्य प्रदेश में पूरा वन से मतलब भरा रहता था और वहाँ पर अच्छी खासी बारिश होती थी। आप जानते हैं इस टाइम बारिश क्यों नहीं हो रही है, और बारिश ना होने का सबसे मुख्य कारण है वन। वन नहीं है, और जो पौधे होते थे वो बारिश लाते थे, वन बारिश लाते थे। तो इस टाइम पौधे बहुत कम है, इसीलिए बारिश नहीं होती है और अकाल जैसी और सूखा जैसी तबाही होती है। तो इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं कि हमें पेड़ों को काटना है, पर उतना ही काटना है जितना हमें ज़रूरत हो। हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी देखना है, उनकी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इसे ही सतत पोषणीय विकास कहते हैं। उसका सही ढंग से उपयोग करना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो 1992 में रियो डे जेनेरो में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। यह भी सतत पोषणीय विकास के लिए हुआ था कि हमें अपने वनों को बहुत हिसाब से काटना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी इनसे वंचित न रहे।
तो संसाधन नियोजन आगे है। संसाधन ये है हमारे रियो डे जेनेरो जी, इसे भी देख लेना। तो संसाधन नियोजन, इसके द्वारा हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल कर सकते हैं। संसाधन नियोजन ये एक संस्था है जिसमें हमें बताया जाता है कि संसाधनों का कैसे उपयोग करना है। संसाधनों को बचाना संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। तो संरक्षण का मतलब ही बचाना होता है। तो पेपर में आता है पर्यावरण संरक्षण के उदाहरण बताइए, तो मतलब पर्यावरण को बचाने के उदाहरण। तो ऐसे संसाधनों को बचाना संसाधनों का संरक्षण कहलाता है। संसाधन नियोजन के 3 स्तर हैं: तालिका, तकनीकी, तालमेल। ये 3 स्तर हैं जिनसे हम संसाधनों का नियोजन करते हैं, यानी इनमें हम बताते हैं कि संसाधनों का कैसे उपयोग करना है। पृथ्वी सम्मेलन ब्राज़ील में रियो डे जेनेरो में 1992 में आयोजित किया गया था। तो यह ब्राज़ील देश में हुआ था। ब्राज़ील देश के लोगों ने बताया था कि हमें अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना है। पृथ्वी सम्मेलन में 21 बातें थी, इसे ही एजेंडा 21 कहते हैं। ये जो एक एजेंडा 21 हुआ था, ये एक संस्था बनी थी। इसमें ये था कि हमें अपने देश, इसमें भी यही था कि हमें अपने संसाधनों का सही ढंग से उपयोग करना है, हमें उन्हें नष्ट नहीं करना है, जितना उपयोग में जितना ज़रूरत हो उतना ही उपयोग करना है। तो इसे ही एजेंडा 21 कहते हैं। इसमें एजेंडा 21 मतलब इसमें 21 देश शामिल थे, इसीलिए इसे एजेंडा 21 ही कहते हैं। तो भू उपयोग के प्रकार मतलब वन पहला है, दूसरा बंजर, तीसरा गैर कृषि भूमि और चौथा चारागाह उपवन। वन जैसे जंगल, बंजर भूमि जहाँ पर खेती वगैरह ना होती हो। गैर कृषि भूमि ये भी वही है जहाँ पर खेती वगैरह जैसे घर वर मकान वकान। और चारागाह उपवन ये बहुत कम रह गए हैं, इसलिए भू उपयोग के प्रकार हैं ये। अन्य 3 प्रकार कृषि योग्य बंजर भूमि, वर्तमान परती भूमि, शुद्ध निवल बोया क्षेत्र, ये इसके 3 अन्य प्रकार हैं। कृषि योग्य बंजर मतलब ये आपने पहले एक मान लो आपके पास एक ज़मीन है, उस पर आपने कृषि की, फिर उसे 2 साल के लिए बंजर छोड़ दिया, मतलब उस पर कृषि नहीं की, लेकिन वो कृषि योग्य है, उस पर कृषि की जा सकती है, इसका मतलब ये है। और वर्तमान परती भूमि जो वर्तमान में होती है, और शुद्ध निवल बोया क्षेत्र ये जैसे घर वर वगैरह वो होते हैं। कृषि योग्य बंजर भूमि पर 5 साल के बाद खेती होती है। तो देखो वही आगे लिखा है, कृषि योग्य बंजर भूमि के बाद पर 5 साल के बाद खेती होती है। वर्तमान परती भूमि पर 1 साल के बाद होती है, और शुद्ध निवल बोया क्षेत्र में 1 वर्ष में 1 से अधिक बार खेती होती है। भूमि की उपज में कभी भू निम्नीकरण कहलाता है। जो भूमि की उपज होती है जैसे गेहूँ वगैरह होते हैं, चावल वगैरह उगते हैं, तो इसे भू निम्नीकरण कहते हैं, क्योंकि ये ज़मीन से उगते हैं, ज़मीन से पोषक तत्व लेकर उगते हैं। तो मिट्टी के प्रकार, पहला ये भी अनेक प्रकार की होती है। पहला जलोढ़ जलोढ़ मृदा, मिट्टी को हम मृदा भी कहते हैं। कई पेपर में मृदा आए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। और अगर आपको याद ना हो तो इसे नोट भी कर लेना कि मिट्टी को मृदा कहते हैं। तो इसको पुराना होने पर बंजर कहते हैं, बांगर कहते हैं, सॉरी मैंने बंजर कहा, बांगर कहते हैं। और नई को खादर कहते हैं। यह उत्तरी मैदान में मिलती है, और ये काफ़ी बहुत अच्छी मिट्टी है, जिसमें खेती वेती में ये बहुत सहायक है, इसमें अच्छी उपज होती है इस मिट्टी में।
खादर के नए छोटे छोटे कण उपजाऊ होते हैं, तो ये हमारी फसल को अच्छा उपज देते हैं और ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं और गेहूँ चावल अच्छे से उगाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे आगे। तो आगे पढ़ते हैं। तो CFC की फुल फॉर्म क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ये जलोढ़ मृदा में पाई जाती है। अब सेकंड है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रंग काला रेगड़ मिट्टी भी कहते हैं। ये काली मिट्टी होती है और इसका दूसरा नाम रेगड़ मिट्टी है, क्योंकि पेपर में काली मिट्टी का दूसरा नाम MCQ क्वेश्चन में पूछता है। अगर नहीं भी पूछता है तो क्वेश्चन में अगर लिख देगा रेगड़ मिट्टी तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। इस मिट्टी में कपास की खेती अच्छी होती है। अब आप कहोगे कि ये कपास क्या होता है, तो कपास जिसे हम रुई कहते हैं फॉर्म, तो वो उसे ही कपास कहते हैं और कपास के जो सूती कपड़े होते हैं वो कपास से ही बनते हैं। यह मृदा ढक्कन के पठार क्षेत्र में लावा से बनी है। यह काली मिट्टी है। इस मिट्टी में फास्फोरस की मात्रा कम है, तभी कपास वगैरह उगती हैं, अच्छा उपजाऊ होता है। लाल और पीली मिट्टी, यह तीसरे प्रकार की मिट्टी है। तो लाल और पीली मिट्टी, जहाँ वर्ष कम होता है वहाँ यह मिट्टी पाई जाती है। मतलब जहाँ भी वर्षा कम होगी वहाँ यह मिट्टी पाई जाती है। जैसे राजस्थान में वर्षा कम होती है तो वहाँ यह मिट्टी पाई जाती है। पानी मिलने से लाल मिट्टी पीली पड़ जाती है। तो जो रेगिस्तान की रेत होती है वो कहीं ना कहीं लाल होती है, जब उस पर पानी पड़ता है तो वो हल्का हल्का अपना रंग बदल के पीली हो जाती है, इसीलिए इसे लाल और पीली मिट्टी कहते हैं। तो लाल रंग के लौह अयस्क के कारण होता है। उत्तर रेगिस्तान में लौह अयस्क बहुत मिलते हैं, जैसे लोहा वगैरह हुआ, तो ये बहुत पाया जाता है। अब हमारा चौथे प्रकार की मिट्टी है लेगराइट मिट्टी। लेगराइट शब्द ग्रीस भाषा लेटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ ईंट उच्च तापमान है। तो ये हमारा लास्ट पेज है, कहीं आपको बोरिंग सा ना लगे, तो ये हमारा लास्ट पेज है, इसलिए मैं इसे जल्दी करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है, जैसे मासीनराम भारत का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है, तो यहाँ यह लेगराइट मिट्टी पाई जाती है। अब हमारी पांचवी आती है मरुस्थल मृदा। यह मिट्टी लाल होती है और मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, जैसे ऊपर है ना मृदा अपरदन, तो अपरदन का अर्थ मिट्टी का कटाव होता है। जैसे आप कहीं सूखा होता है तो मिट्टी कट जाती है ना हल्का हल्का, तो उसे रोकने के उपाय है। तो मृदा अपरदन को रोकने के उपाय सीढ़ीदार खेती, पेड़ लगाना, हल का सही तरीके से प्रयोग। सीढ़ीदार खेती असम वगैरह में होती है चाय की खेती के लिए। और पेड़ देखो, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। और मैं आपको पेड़ लगाने का एक सही तरीका बताता हूँ। जब भी आपका बर्थडे हो तो उस दिन आप एक पेड़ लगा दीजिए, तब आपको याद भी रहेगा कि हाँ मैंने इस पेड़ को अपने बर्थडे पे लगाया था। तो आप एक साल में एक पेड़ भी लगाते हैं तो भी आप 20 साल में 20 पेड़ लगा देंगे। तो आइए आगे देखते हैं। सीढ़ीदार खेती पहाड़ों इलाकों में होती है, जैसे असम वगैरह में पहाड़ पाए जाते हैं तो वहाँ होती है। पंजाब के भूमि निम्नीकरण का निम्न में से मुख्य कारण आर्थिक सिंचाई है। जो पंजाब की भूमि है वो बहुत एक अच्छी उपज वाली भूमि है, वहाँ गेहूँ का उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो बस हल्का सा और रह गया है और ये इतना ही और रह गया है। सौर ऊर्जा पुनःपूर्ति योग्य संसाधन है, जो नवीकरणीय संसाधन है, जो हमें रेगुलरली लाइट देता रहता है, सनलाइट अगर उसे मिलती है तो। जैव और अजैव संसाधन को उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है।
जो हमने संसाधन के रूप पढ़े थे, ये बहुत महत्वपूर्ण रूप है जय और जो इसे उत्पत्ति के आधार पर बांटा गया है। संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है जो हमें धरती से मिलता है, और ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन है। जैसे पवन ऊर्जा सौर्य ऊर्जा है, तो वैसे भी ज्वारीय ऊर्जा है। हमारा साझा भविष्य एक पुस्तक है जो हम एक दूसरे से साझा करते हैं और उसके साथ पढ़ते हैं। जैसे मैं आपसे साझा करके आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये हमारे भविष्य की एक पुस्तक है जो हमें बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचाएगी। रुई को कपास कहते हैं। देखो यहाँ आ गया, रुई को कपास कहते हैं। जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन जीवांश की मात्रा कम होती है, तो नाइट्रोजन वगैरह कम पाए जाते हैं, जिससे काफ़ी अच्छी उपज होती है। तो देखो, आपने देखा होगा कि मैं मिट्टी नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं मृदा पढ़ रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि मिट्टी को ही मृदा कहते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा काम होता है पढ़ाना और आपका काम होता है पढ़ना, लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना। तो अगर आपको ना दोबारा समझ में आए तो इस वीडियो को एक बार और देखना और अच्छे से देखना और इन पॉइंट को लिख लेना, क्योंकि मेरा टारगेट है कि आप पेपर में अच्छे मार्क्स लाएं। क्योंकि पिछले साल मेरे स्कूल का टारगेट बहुत गिरा हुआ था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद इस बार अच्छा आए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद। तो सही अच्छे से रहना और इस अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देते रहना। तब तक बाय बाय, टेक केयर। तो अपनी अगली वीडियो में मिलेंगे।